हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम रिवाइज करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नीट लेवल। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो सिंपली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जिस डिवाइस को हम यहाँ पर यूज़ में लेते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, केमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में क्या होता है, हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं कहाँ से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराई जाती है बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, इसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। अब वन बाय वन हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की या वोल्टिक सेल की, जिसके अंदर हम डेनियल सेल का एग्जाम्पल लेंगे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, दो केमिकल्स को एक साथ के एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर उनके मेटल्स डिप्ड होते हैं, उनके रेस्पेक्टिव मेटल्स डिप्ट कर दिए जाते हैं और इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है। राइट, यहाँ पे एक वोल्टेज गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो यहाँ पे वोल्टेज डिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्स करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो डेनियल सेल में है, यहाँ पर जिंक सल्फेट के अंदर जिंक रोड होता है एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का रॉड डिप रहता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड सेलेक्ट किए गए हैं वो किसके बेसिस पे, उनके रिडक्शन पावर के बेसिस पे, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर डिप किए गए हैं या सेलेक्ट किए गए हैं। होता क्या है, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम बोलते हैं एनोड और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। एनोड पर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड बोला जाता है और जहाँ पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड बोला जाता है। राइट, तो जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो मेटल से जिंक बाहर निकलता है और Zn2+ में चला जाता है। राइट, एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जैसे ही जिंक ऑक्सीडाइज होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो यहाँ पर इस मेटल रोड के ऊपर एक्यूमुलेट होते जाते हैं और जब यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट, जब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो इधर मूव करेंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड पे आएंगे। सॉल्यूशन में से जो कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन करके कॉपर बना लेगा। राइट, तो एनोड पर जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ बनाता है, कैथोड पर Cu2+ रिड्यूस होकर कॉपर बनाते हैं। ठीक है, तो एनोड पर होना है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होना है रिडक्शन। अब देखिएगा जैसे जैसे प्रोसेस होता है तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे इस जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है वो हमेशा कैथोड बनाता है और जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती है वो एनोड बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो यहाँ पर जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो वो सॉल्यूशन में Zn2+ की फॉर्म में चला जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। राइट, तो जहाँ पर हम डेनियल सेल की बात करेंगे तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कंपेरेटिवली कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है,
नाउ जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो सॉल्यूशन में क्या होता है, Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे रिडक्शन से कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर सल्फेट के अंदर कुछ 2+ थे, कुछ 2- थे, राइट। तो 2+ धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो मीन्स नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में कम हो रहा है। तो ये जिंक आयन क्या करते हैं, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं एक कांस्टेंट रेट से, तो इस वोल्टामीटर में आपको कोई डिफ्लेक्शन मिलता है। तो जैसे ही यहाँ पे Zn2+ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इधर से सल्फेट आयन रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब होके धीरे धीरे कम होने लग जाता है और यहाँ पर ये पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट हम क्या चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पर सेल बनाया है तो हमें सेल से एक कांस्टेंट पोटेंशियल मिलता रहे। जिस भी डिवाइस में हम यूज में लें उसमें उस सेल को यूज में लेने का जो मकसद है वो हमारा पूरा हो सके। तो वहाँ पे जो हमने सेल लगाया है उससे एक कांस्टेंट पोटेंशियल हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जिस भी रीजन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है उसको अगर हम दूर कर देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब यहाँ पे लाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे यू शेप ट्यूब होता है जिसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। KCl, KNO3, NaNO3, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट फिल रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन एक्सेस में हो रहा है तो इसमें से नेगेटिव आयन मूव करके इधर चला जाएगा और इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देगा। इधर नेगेटिव आयन एक्सेस में हो रहा है तो इधर से पॉजिटिव आयन डिफ्यूज होके यहाँ पर चला जाएगा और इधर वाले सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लग रहे थे वो फोर्स लगना बंद हो जाएंगे, यानी सॉल्यूशन का जो पोलैरिटी है वो खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर आपको रखना है तो इलेक्ट्रोड के बीच में पोलैरिटी होनी चाहिए, यानी चार्ज डिफरेंस किसके बीच में होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। इधर इलेक्ट्रॉन रिच हो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। बट अगर सॉल्यूशन पर यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर चार्ज पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, यानी इन दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस डेवलप हो जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब होगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ के सॉल्यूशन को न्यूट्रल करके रखना और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करके रखना। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मींस इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो इलेक्ट्रोड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या होती है सॉल्ट ब्रिज यूज में लेने की, कि हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज में लेने होते हैं जिनके आयन के मूवमेंट का जो रेट है वो क्या हो, लगभग सिमिलर हो, यानी मोबिलिटी क्या हो, सिमिलर हो, ताकि सेम टाइम पर वो आयंस दोनों कंपार्टमेंट में जाकर सेम टाइम पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखे और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आयंस का फ्लो अगर सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, तो सेम टाइम पे दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर्टिकुलर वहाँ पे बिना डिस्टर्ब हुए एक कांस्टेंट रेट से होता रहेगा, राइट। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर हम सॉल्ट ब्रिज हटा दें तो क्या होगा। अगर हमने सॉल्ट ब्रिज हटा दिया तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होता जाएगा और बाद में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर यूज़ में लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की टेंडेंसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में मेजर करते हैं। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को। रिडक्शन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी को। तो जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर द टेंडेंसी
टू गेट रिड्यूस, राइट। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा। अब यहाँ से जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है वो दूसरे को क्या करेगा, ज़्यादा रिड्यूस करेगा। तो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो जो दूसरे को ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रोंगर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक्चुअली हम किसी इलेक्ट्रोड का एक्चुअल पोटेंशियल हम निकाल नहीं सकते हैं, उसको हम एज अ कंपेरिजन के बेसिस पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड 1 atm प्रेशर पे अगर आप पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल भी हम ले सकते हैं, रिडक्शन का पोटेंशियल भी ले सकते हैं, राइट। तो दो तरह के पोटेंशियल हमने बात की है, अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को बता रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बता रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, H+, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो 0 कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट मीन्स स्टैंडर्ड, H2/H2 मीन्स 0 से प्लस में जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जा रही है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर H+ से किस में चला जाएगा, ये H2 में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो H+ से ये H2 में चला जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के दोनों ही 0 कंसिडर किए जाते हैं। एक्चुअली होते नहीं हैं बट 0 कंसिडर किए जाते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। तो जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो एक कंपेरिजन के बेसिस पे निकाला गया है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सेल पोटेंशियल और ईएमएफ का। तो जो सेल पोटेंशियल होता है या जो ईएमएफ होता है वो कैसे निकाला जाता है कि जो सेल का ई सेल की अगर हम बात करें और ईएमएफ की अगर हम बात करें तो ईएमएफ क्या होता है कि ई नॉट, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर बात करें कि एनोड और कैथोड दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और कौन रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, मीन्स एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अगर आप डिफरेंस ले लें तो उसे आप क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं। या फिर रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे भी आप बोल सकते हैं ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो भी आप यहाँ से सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल के बेसिस पर, ये रिडक्शन के बेसिस पर, आप चाहें तो दोनों के बेसिस पे भी ले सकते हैं। ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या ले सकते हैं, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन ऑफ कैथोड, इन तीन तरीके से आप यहाँ पे सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री एनर्जी चेंज का, कि यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज के थ्रू भी आप यहाँ पे सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो फ्री एनर्जी चेंज के अकॉर्डिंग जो डेल्टा जी होता है गिव द फ्री एनर्जी, वो जो वर्क डन होता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, वो किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन गिव द फ्री एनर्जी के बराबर, माइनस ऑफ डेल्टा जी के बराबर। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो NF ई सेल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो भी सेल पोटेंशियल है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा होगा। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, f क्या है यहाँ पे फेराडे। तो यहाँ पे गिव्स द फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है वो किसके बराबर होगा, माइनस NF ई सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस NF ई नॉट सेल के
बराबर होता है। तो अगर आपको वर्क डन पूछा जाए तो W इलेक्ट्रिकल आप कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर या NF सेल के बराबर, या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होगा, माइनस NF ई नॉट सेल के बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या किया गया है, डिफरेंट एलिमेंट को उनके रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज किया गया है। तो जब आप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मूव करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसका मीन्स रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। खुद ज़्यादा रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज ज़्यादा करेगा, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करें तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वाटर, रिडक्शन ऑफ वाटर। वाटर का रिडक्शन कब होगा, जब हाइड्रोजन प्लस से किस में जा रहा होगा, जीरो में। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको पता होनी चाहिए, लाइक वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.82, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, देन फिर वाटर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो, चाहे रिडक्शन की बात करें चाहे ऑक्सीडेशन, दोनों जीरो होते हैं। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, आयोडीन 0.77, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.8, ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का फॉर्मेशन की टर्म में 1.23, क्लोरीन का रिडक्शन Cl- का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कितना दे रखा है, ये ऑक्सीडेशन का कर दिया है मैंने, तो इसको रिडक्शन कर देते हैं Cl2 से 2Cl-, तो 1.36, एंड फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल वो 2.87। तो जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मीन्स रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। अच्छा, हमने यहाँ पे जब डेनियल सेल बनाया था तो उसमें कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड बनाएगा, यानी जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो रिड्यूस होगा, और जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं तो यहाँ पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो अगर आपको दो डिफरेंट मेटल दे रखे हैं तो उनको देख के आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से बता पाएंगे कि कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। तो यहाँ पे हमने डेनियल सेल में जिंक लिया था और कॉपर लिया था, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड होगा। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, तो कॉपर यहाँ पर एज अ कैथोड काम कर रहा है और जिंक एज अ एनोड काम कर रहा है। वाटर के रिडक्शन की बात करें, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब वाटर रिड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वाटर के रिडक्शन से क्या बनेगा, H2 और 2OH-, राइट। तो ये वाटर के रिडक्शन की इक्वेशन है। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन के रिडक्शन की इक्वेशन हमें पता है, हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो H+ से किस में जाएगा, H2 में, ऑक्सीडाइज होगा तो H2 से किस में जाएगा, H+ में। कॉपर का रिडक्शन क्या होगा, Cu2+ से किस में चला जाए, Cu में। आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, I- से किस में चला जाए, I2 में। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, Ag+ से किस में चला जाए, Ag में। सिमिलरली ये ऑक्सीजन का वाटर फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये सब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कुछ एलिमेंट के ही रिडक्शन पोटेंशियल आपको समझने की याद रखने की जरूरत पड़ती है, हालांकि क्वेश्चन में आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की, फिर उसके बाद हम इन सभी टॉपिक पर क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन आपको क्या बताती है कि यहाँ जो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल निकाला, अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या जो सेल्फ पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, राइट। सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर, उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन चेंज करने पर या टेम्परेचर चेंज करने पर, उसका कैलकुलेशन हम नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें बताता है डिफरेंट टेम्परेचर पर या डिफरेंट कंसंट्रेशन में सेल्फ पोटेंशियल क्या होगा। जो E0 है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, हम एक फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर पे उसको कैलकुलेट करते हैं। बट कोई भी सेल यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ही वर्क कर रहा हो या 1 atm पर ही वर्क कर रहा हो या इस 1 मोलर कंसंट्रेशन उसके कंपोनेंट की हो, डिफरेंट कंसंट्रेशन हो सकती है। अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है या 1 atm प्रेशर गैस का है तो उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सेल के अंदर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो या प्रेशर 1 atm हो, उससे भी वेरी कर सकता है। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल स्टैंडर्ड है उससे आपको डिफरेंट पोटेंशियल मिलता है, तो उसे आप किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। तो मैं नर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट यूज में लेता हूँ। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log
एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जो भी सेल इक्वेशन होती है उसमें प्रोडक्ट का एक्टिव मास और रिएक्टेंट के एक्टिव मास को यहाँ पर यूज में लेते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर पुट करने होते हैं। 0.0591 को आप इजी कैलकुलेशन के लिए 0.06 भी यूज में ले सकते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होता है, 0 होता है। वो हम कैसे देख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ। ई सेल के बेसिस पर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है। ये कब 0 होगा, जब ई सेल 0 होगा। तो अगर ई सेल 0 है तो ये 0 पुट कर देंगे, तो ई नोट सेल इधर आ जाएगा। ई नोट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास के रेशियो के क्या बोलते हैं, क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट। तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोशेंट किस में चेंज हो जाएगा, केसी में। केसी या केपी जो भी है हम के लिख देते हैं, केसी या केपी में यह कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होती है, नॉन इक्वेशन। यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल्फ पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में यूज में लेते हैं। तो डिफरेंट सेल्फ पोटेंशियल हम बोल सकते हैं। डिफरेंट रिएक्शन की बात करें, मेटल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो मेटल यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, Mn प्लस में जा रहा है, प्लस n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पे E m/m प्लस। तो ये क्या है, 0 से प्लस में जा रहा है, मीन्स ये ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया E0m/m प्लस। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर Mn प्लस। तो ये एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 पुट कर देंगे, राइट। ऐसे ही यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की हम भी बात कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल में Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो m बन जाएगा। तो यहाँ पे E Mn प्लस ऑब्लिक m क्या बनाएगा, E0 Mn प्लस ऑब्लिक m माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट। ये सॉलिड का एक्टिव मास क्या पुट किया जाता है, 1 अपॉन रिएक्टेंट Mn प्लस। तो जो भी यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो वो यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल की भी बात कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड काम करता है, एज एनोड, तो एज ए एनोड काम करेगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो H2 से क्या बनेगा, गैस से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर EH2/H प्लस हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल की, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0H2/H प्लस। तो ये तो कितना होता है, 0 होता है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग H प्लस का जो भी कंसंट्रेशन हो उसका स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का जो भी पार्शियल प्रेशर वो पुट कर देंगे। एज कैथोड, अगर हाइड्रोजन कैथोड की तरह काम कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो 2H प्लस से क्या बनेगा, H2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो EH प्लस ऑब्लिक H2 से क्या बन जाएगा, E0H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, H2 का कंसंट्रेशन अपॉन, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो भी कोफिशिएंट है वो आपको पावर में पुट करना होता है, राइट। तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सपोज आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, हम सेल इक्वेशन की बात करें, सेल इक्वेशन, ठीक है। हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में एनोड पे क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सॉलिड से किस में जाता है, एक्वस में। और कैथोड पे क्या होता है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या बनाता है, Cu बनाता है। तो यहाँ पर नेट इक्वेशन क्या होगी, Zn प्लस सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस क्या बना लेगा, Cu प्लस Zn2 प्लस, राइट। तो अगर आप इसमें इस सेल के लिए सेल्फ पोटेंशियल निकालना चाहें, ई सेल, तो क्या होगा, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, Cu2 प्लस से Cu में गया 2 इलेक्ट्रॉन, Zn से Zn2 प्लस में गया 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग Zn2 प्लस Cu तो क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का एक्टिव मास कितना होगा 1 अपॉन, सॉरी हाँ, और यहाँ पे Zn का एक्टिव मास कितना होगा 1 Cu2 प्लस, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल्फ पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम एलिमेंट ही
रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड उसका यहाँ पर केवल क्या प्रेजेंट हो, आयनिक फॉर्म ही प्रेजेंट हो, लाइक MnO4 माइनस से यहाँ पे बन जाए Mn2+ इन एसिडिक मीडियम, राइट। तो ये क्या होगा 4H2O बैलेंस कीजिए 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट हो तो इसे हम क्या बोल देंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो इसमें E सेल क्या हो जाएगा, इस सेल का E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n कितना है 5 log Mn2+ अपॉन MnO4 माइनस इंटू H+8, तो ये आपको सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप नन्स इक्वेशन को यूज में लेके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सरल सवाल देख लेते हैं। गिवन आपको the E0 M3 / M2+ value for chromium, manganese, iron and cobalt are minus 0.41, 1.57, 0.77 and 1.97 volt respectively. For which one of these metal the change in oxidation state from +2 to +3 is easiest? तो +2 से +3 मीन्स ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी सबसे ज़्यादा। तो अभी जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो रिडक्शन पोटेंशियल की गिवन है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है वो आप देख लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्रोमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस 0.41 इन चारों में मिनिमम है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी क्रोमियम की हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट गिवन आपको द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ Li+/Li, Ba2+/Ba, Na+/Na, Mg2+/Mg are -0.35, -2.73, -2.71, -2.37 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो आपको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही है। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर किसका है, सारी वैल्यू माइनस में है, तो जो माइनस में मिनिमम होगी वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो माइनस में मिनिमम कौन सी है, लास्ट वाली -2.37। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है सबसे ज़्यादा, तो ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल ABC। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है आपको +5, +0.5, -3 एंड -1.2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर क्या होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी सबसे ज़्यादा। तो रिड्यूसिंग पावर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्या है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A, B एंड C कितना 0.5, B का कितना है -3 और C का कितना है -1.2 वोल्ट। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर देख लीजिए। रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा, A देन C देन B। ठीक है, अगर मैं यहीं पर पूछूं, आपको बोला है रिड्यूसिंग पावर, दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की पावर पूछ लूँ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा A C B। तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा B की है, तो जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो दूसरे को रिड्यूस भी ज़्यादा करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है आपको द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द गिवन हाफ सेल इज। आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हाफ सेल का, कितना गिवन है यहाँ पर Fe से बन रहा है Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, E0 इसका गिवन है यहाँ पे 0.41 वोल्ट। ठीक है, बोला है द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन गिवन है क्या है 2Fe2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन
से क्या बनेगा 2Fe। इसका पोटेंशियल आपको दे रखा है। तो देखिए रिएक्शन को इन्वर्ट कर दिया है। अब जो सेल्फ पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑन मास, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप रिएक्शन को इन्वर्ट कर देंगे तो उससे पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने रिएक्शन को इन्वर्ट कर दिया है तो सेल्फ पोटेंशियल क्या होगा, सिंपली यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा, -0.41 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितने से ही करें, सेल्फ पोटेंशियल पे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है E नॉट Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe एंड Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस, दोनों आपको गिवन है। देन स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आपको पूछा गया है। तो E नॉट गिवन है, पहले देख लीजिए क्या गिवन है, E नॉट Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe, ये गिवन है कितना, -0.441, E नॉट Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस, ये गिवन है कितना 0.771 वोल्ट। एंड आपको पूछा है Fe प्लस 2Fe3 प्लस से क्या बन रहा है 3Fe2 प्लस। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल आपको पूछा गया है। तो अगर आपको एक ही एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेप वाली रिएक्शन दे रखी है और उसी एलिमेंट की कोई दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेप वाली रिएक्शन पूछी गई है, कोई दूसरी रिएक्शन पूछी है जो यहाँ पर इसमें आपको नहीं है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, गिब्स रिलेशन से। तो कैसे सॉल्व करना है गिब्स रिलेशन से, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो रहा है, Fe2 प्लस से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या हो रहा है, Fe3 प्लस से क्या हो रहा है, Fe2 प्लस बन रहा है। ठीक है, अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें Fe प्लस 2Fe3 प्लस से 3Fe2 प्लस, तो हमें इस इक्वेशन को इन दोनों की हेल्प से बनाना है। तो Fe कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आपको मिल सकती है। Fe2 प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है, कितना Fe2 प्लस चाहिए, 3 है, एक तो ये मिल जाएगा और यहाँ पर एक है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें। तो जो रिलेशन इन दोनों इक्वेशन में है वही रिलेशन इनके गिब्स इक्वेशन के बीच में ले लेते हैं। तो अगर इसका गिब्स वैल्यू गिब्स एनर्जी का वैल्यू ΔG1 एंड ΔG2 है और थर्ड इक्वेशन का ΔG3 है, सो ΔG3 किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ ΔG2 माइनस ΔG1। तो ΔG1 किसके बराबर, ΔG किसके बराबर होगा, माइनस NFE सेल के बराबर। ठीक है, इसका पोटेंशियल आपको दे रखा है। यहाँ पर देख लीजिए n का वैल्यू कितना है, +2 से 0 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू 2F इंटू E कितना है यहाँ पे Fe2 प्लस Fe के लिए -0.441। ठीक है, सेकंड के लिए बात करें, यहाँ पे +3 से +2 जा रहा है, n का वैल्यू कितना है 1F इंटू यहाँ पे कितना है +3 से +2 0.771। ठीक है, तो यहाँ पे ΔG3 कितना है, वैल्यू पुट कीजिए तो आपको यहाँ पे ΔG3 मिलेगा। ΔG3 किसके बराबर होगा, n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 0 से किस में जा रहा है, ये 2 प्लस में, और ये 3 प्लस से किस में जा रहा है, 2 प्लस में। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करके Fe प्लस 2Fe3 प्लस, इसको लिख लीजिए ऐसे Fe2 प्लस 2Fe2 प्लस। तो ये 0 से 2 प्लस में गया, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +6, इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +4, तो +6 से +4 तो भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। तो -2F इंटू E3 आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका पोटेंशियल आपको बताना है। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, ΔG3 किसके बराबर, 2 टाइम्स ऑफ ΔG2 माइनस ΔG1, राइट। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ऐसे ही आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिएगा क्या है यहाँ पे, ΔG3 का वैल्यू -2Fe3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ΔG2, ΔG2 कितना है -F इंटू 0.771, सही है क्या। ठीक है, ΔG2 2 टाइम्स ऑफ किधर गया, 2 टाइम्स ऑफ ΔG2 माइनस ΔG1 कितना है, माइनस ऑफ 2F इंटू माइनस ऑफ 0.441। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, यहाँ से F को कैंसिल आउट कीजिए, ये कितना होगा -2E3 इक्वल टू ये कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, अच्छा 2 भी कैंसिल आउट हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिए तो कितना होगा -E3 माइनस 0.771, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस और है तो -0.441। ठीक है, E3 को निकाल दीजिए, E3 कितना होगा 0.771 प्लस 0.441, राइट। तो ये कितना लगभग आंसर होगा, ये आपको
1 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन है आपको फॉर फ्यूल सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन गिवन है आपको, डेल्टा जी का वैल्यू गिवन है और ई नॉट सेल आपको पूछा गया है। तो बिल्कुल बेहद सरल सवाल है जिसमें आप इजीली +4 यहाँ पर ले सकते हैं। फ्यूल सेल रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन? 2H2 प्लस O2 प्रोड्यूस 2H2O। तो डेल्टा जी नोट आपको गिवन है कितना? -475 किलो जूल। तो यहाँ पे हमें पता है डेल्टा जी नोट किसके बराबर? -NF ई सेल के बराबर होगा, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल पूछा गया है, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन NF। सो डेल्टा जी नॉट माइनस में था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 475 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दें 1000 अपॉन एन का वैल्यू कितना है? ऑक्सीजन पे कितना था? 0। यहाँ पे कितना होगा? 1 पे -2 तो 2 पे कितना? -4। तो ये 0 से -4 में चला गया, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए। 4 × F96500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ई सेल का वैल्यू, ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन है क्वेश्चन, which of the following represent the potential of silver wire dipped in 0.1 molar AgNO3 solution at 25 डिग्री सेल्सियस? तो कौन सा यहाँ पर सिल्वर वायर का पोटेंशियल डिप रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पे किस में डिप है? 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन में डिप है। सो देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, एक सॉल्यूशन है, इसके यहाँ पे किसका है? 0.1 मोलर AgNO3 का सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर कौन डिप है? सिल्वर डिप है। ठीक है, तो आपको पूछा यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे इसके पोटेंशियल को 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 1 मोलर कंसंट्रेशन होता तो ये किसके बराबर? सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड के बराबर होता। तो अगर मैं ई नॉट Ag/Ag+ की बात करूँ, ठीक है, और ये तो हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूंगा तो रिएक्शन भी कौन सी ली जाएगी? ऑक्सीडेशन वाली ली जाएगी। ठीक है, तो ये अगर मैं ई नॉट Ag/Ag+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो ये किसके बराबर होगा? ई नॉट Ag/Ag+ माइनस 0.059 अपॉन एन का वैल्यू कितना है? 1 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो Ag+ का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 यानी 10⁻⁻1 अपॉन सिल्वर का कंसंट्रेशन सॉलिड का तो 1 हो जाएगा, राइट। तो ये -1 आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा? Ag/Ag+ इक्वल टू ई नॉट Ag/Ag मीन्स ऑक्सीडेशन प्लस 0.059। ठीक है, तो ये तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये तो कहीं मैच नहीं कर रहा। तो चलिए रिडक्शन की बात करते हैं। तो ई रिडक्शन Ag+/Ag कैसे कैलकुलेट होगा? Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? सिल्वर बना लेगा। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? Ag, ये हमने रिडक्शन का इक्वेशन लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का इक्वेशन, राइट। Ag/Ag+ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन का तो हमने कर दिया था, रिडक्शन का ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा? Ag+/Ag इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट। इसका तो एक्टिव मास, सॉलिड का तो एक्टिव मास 1 होगा। रिएक्टेंट क्या है? Ag+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1। ये ऊपर आएगा तो log 10 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना? 1। तो Ag+/Ag कितना होगा? ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591। तो ऑप्शंस को आप मैच करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द EMF ऑफ द सेल। एक सेल आपको गिवन है, कौन सा सेल है वो पहले देख लीजिए। Ti/Ti प्लस 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है इसका। Cu2 प्लस 0.1 मोलर एंड
Cu, ठीक है। अब देखिए ये रिप्रेजेंटेशन आपको क्या बताता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिप्रेजेंटेशन वो एनोड को बताता है और राइट हैंड साइड वाला जो होता है वो कैथोड को बताता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डबल लाइन होता है ये किसको, सॉल्ट ब्रिज को ये बताता है, ठीक है। ये जो ये लाइन है स्लैश ये क्या है, फेज सेपरेशन लाइन, यानी ये दोनों की डिफरेंट फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक का सॉलिड, एक का एक्वस, एक का एक्वस, एक का सॉलिड, डिफरेंट डिफरेंट फेज है, ठीक है। पूछा गया है द ईएमएफ ऑफ दिस सेल विल बी इंक्रीज। ईएमएफ की बात करें तो अगर मैं ईएमएफ की बात करना चाहता हूं तो पहले मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लूं। तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, Ti से Ti प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और कैथोड की क्या होगी Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, ठीक है। तो नेट इक्वेशन की बात करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट इक्वेशन क्या होगी 2Ti प्लस Cu2 प्लस से क्या बनेगा 2Ti प्लस प्लस Cu, राइट। तो ई सेल क्या होगा यहाँ पे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन 0.06 0.0591, इजी कैलकुलेशन के लिए 0.06 ले लेते हैं। लॉग प्रोडक्ट क्या है Ti प्लस स्क्वायर, कॉपर का तो एक्टिव मास 1 होगा अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है। अब हमें इसको इंक्रीज करना है, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको डिक्रीज कर दें, इस वैल्यू को डिक्रीज करें तो यहाँ पे सेल पोटेंशियल इंक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाए कि यहाँ पे इस वैल्यू को डिक्रीज कर दें और या इस वैल्यू को इंक्रीज कर दें, दोनों में से एक काम होगा तो ही ये वैल्यू डिक्रीज हो पाएगी। तो Ti प्लस वैल्यू को डिक्रीज करें, Cu2 प्लस को इंक्रीज करें। तो देखिएगा यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे Ti प्लस को हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें और Cu2 प्लस को इंक्रीज कर दें। तो कौन सा वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन 1 और 2 दोनों के लिए गिवन है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टर एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है तो इक्वेशन भी आपको कौन सी लिखनी है, रिडक्शन वाली ही लिखनी है। H प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बन जाएगा हाफ H2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो EH प्लस ऑब्लिक H2 विल बी इक्वल टू E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस 0.06 हम यूज में ले लेते हैं या 0.059 बिकॉज ऑप्शन में वही दे रखा है 0.0591 अपॉन n। लॉग प्रोडक्ट क्या है, प्रेशर ऑफ H2 पावर हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये कितना होगा, ये तो हो जाएगा 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1। लॉग प्रेशर ऑफ H2 कितना है, H2 का प्रेशर कितना है 1 atm पावर हाफ अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.1। तो 1 की पावर हाफ तो 1 ही होगा, 0.1 ये क्या हो जाएगा 10, लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा 1, तो ये कितना होगा माइनस 0.0591। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा, सेकंड ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्टली मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है फाइंड द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। सेल आपको गिवन है, उसका ईएमएफ आपको बताना है। तो कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन हो रही है, तो जितना कैलकुलेशन आप करेंगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको रिवीजन और कैलकुलेशन ही सक्सेस दिला सकती है। जितना आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम में आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, उतना जल्दी आप चीज़ों को कैप्चर कर पाएंगे। और इलेक्ट्रो थर्मो ये कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो केवल प्रैक्टिस से ही आपके बेटर हो सकते हैं। सो गिवन आपको Pb2 प्लस ऑब्लिक Pb, ये देखा माइनस 0.12 वोल्ट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेड एंड Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ये देखा माइनस 0.76 वोल्ट। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। सेल आपको गिवन है क्या, Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस Pb2 प्लस ऑब्लिक Pb। तो Pb2 प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है ये 0.1 मोलर। तो ये आपको दोनों वैल्यू जो है वो E नॉट के लिए गिवन है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिएगा स्टैंडर्ड वैल्यू आपको गिवन है, तो हम क्या करें यहाँ पे, पहले तो नॉन कंप्लीट सेल इक्वेशन की बात करें तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लेड का होगा रिडक्शन। तो जिंक प्लस Pb2 प्लस क्या बनेगा Zn2 प्लस प्लस Pb, राइट। तो ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट Zn2 प्लस अपॉन रिएक्टेंट कितना है Pb2 प्लस, ठीक है। तो ये सेल इक्वेशन है, इसमें हम पहले ई नॉट को कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट क्या होगा
ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, आपको कौन सा देखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन है यहाँ पे, लेड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.12 -0.76, तो ये कितना मिल जाएगा 0.54, इतना ही मिलेगा क्या, प्लस 0.54, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ पोटेंशियल पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ पे एक बात और बता दें, अगर सेल्फ पोटेंशियल पॉजिटिव है डेल्टा जी क्या होगा, -NF(E0), ठीक है। डेल्टा जी अगर सेल्फ पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर इस आपको ये देखना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए आपको सेल्फ पोटेंशियल देखना होगा। सेल्फ पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो ये वहाँ पे उनके बीच में रिएक्शन होगी या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट मिला, ई नॉट को यहाँ पुट करें तो आपको पता लग जाएगा ई सेल कितना होगा 0.64 - 0.06 अपॉन एन का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2 प्लस से 0, 0 से 2 प्लस 2 लॉग प्रोडक्ट Zn2+ का कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन लेट का कंसंट्रेशन 1, राइट। तो ये कितना होगा यहाँ पे 10⁻⁻1 आ गया जाएगा, तो कितना 0.64 प्लस 0.03, तो ये 0.67 के अप्रोक्स, राइट। तो यहाँ पे सेल्फ पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन मैच होगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है माइनस नहीं है, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में भी वो 0.67 यानी जो हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उससे ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन आपको फॉर अ रिएक्शन आपको गिवन है A + 2B+, A इज सॉलिड, B इज एक्वस, से बन रहा है इक्विलिब्रियम हमारा रिएक्शन है, बोला है A2+ एक्वस प्लस 2B सॉलिड, Kc हैज बीन फाउंड टू बी, Kc गिवन है 10⁻12, ई नॉट सेल। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाता है, तो बचता क्या है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.06 अपॉन एन लॉग Kc। तो कितना होगा 0.06, एन का वैल्यू कितना, यहाँ पे 0 से 2 प्लस में या 2, यहाँ पे टोटल 2 प्लस है, 2 प्लस से 0 में आया तो भी 2, एन का वैल्यू 2, लॉग Kc कितना 10⁻12, तो यहाँ पे 0.06 अपॉन 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 0.36 वोल्ट के अप्रोक्स, राउंड ऑफ यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 0.36 वोल्ट के इक्वल, तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है आपको by how much will the potential of half cell Cu2+/Cu change if the solution diluted to 100 times। तो आपको क्या कैलकुलेशन क्वेश्चन गिवन है, Cu2+/Cu के सेल्फ पोटेंशियल को पूछा गया है, तो कितने से यहाँ पर चेंज हो जाएगा वो पूछा गया है। तो हम यहाँ पे दो सेल्फ पोटेंशियल की बात करते हैं, तो फर्स्ट सेल्फ पोटेंशियल E1 कितना, यहाँ पर E0 Cu2+/Cu माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना है 2 प्लस से 0 में जा रहा है, तो 2 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन Cu2+ की कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड हम सेल्फ पोटेंशियल की बात करते हैं, जब इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो जब हम 100 टाइम्स डाइल्यूट कर देंगे तो कंसंट्रेशन 1/100 टाइम्स हो जाएगी, यानी डाइल्यूट करने पर कंसंट्रेशन कम होती है, E0 तो चेंज होने वाला नहीं है, माइनस 0.0591/2 log Cu2+/100, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन देखनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो कंसंट्रेशन कम हुई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो सेल्फ पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से तो ये देख लीजिए कि सॉरी यहाँ पर ये वाली कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, ये रिएक्शन क्या होगी Cu2+ से Cu बनाएगी, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये Cu2+ अपॉन में आएगा, ठीक है। तो Cu2+ अपॉन में आया, अपॉन में इसको 1/100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन ये वाला डिक्रीज होगी तो ये टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये वाला पूरा टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये टर्म इंक्रीज हो रहा है, तो मीन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए किस में डिक्रीज वाला ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ में डिक्रीज वाला ऑप्शन है, तो दो में डिक्रीज वाला ऑप्शन है, तो भी आपको अब क्या एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर
करनी पड़ेगी। तो कितने से डिक्रीज हो गया होगा, तो इसको हम क्या करें, इस तरीके से लिख लें, E2 इक्वल टू E0 CU2 प्लस ऑब्लिक CU माइनस 0.0591/2 log 100 माइनस log CU2 प्लस, ठीक है, या फिर 100 इंटू 1/CU2 प्लस लिखें तो कितना होगा 100 log 100 प्लस log 1/CU2 प्लस, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, E0 CU2 प्लस ऑब्लिक CU, इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले इसको लिख दें 0.0591/2 log 1/CU2 प्लस माइनस 0.0591/2 log 100 यानी 10⁻², ठीक है। तो अब ये इस वैल्यू को आप क्या ले सकते हैं, E1 लिखा जा सकता है क्या, यस बिल्कुल लिखा जा सकता है। E1 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 यानी E1 माइनस 0.0591, तो जो E2 है वो E1 से 0.0591 कम होगा, यानी जो सेल्फ पोटेंशियल है वो 0.0591 से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या है, एक तरीके से डेनियल सेल ही है, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि हमने यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड सेम मेटल के लिए हैं और सेम इलेक्ट्रोड में उनको डिप कर रखा है, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो सपोज ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर नाइट्रेट में डिप्ड है, तो ये है एनोड, राइट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एनोड और राइट हैंड साइड हमेशा कैथोड। ये क्या है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और सिल्वर नाइट्रेट में डिप्ड है, इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बस डिफरेंस क्या होगा, ये C1 कंसंट्रेशन और ये C2 कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी तक किया है वैसा ही करेंगे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Ag से क्या बनाएगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये C1 कंसंट्रेशन, और कैथोड पे क्या होगा, Ag प्लस C2 से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाएगा, ठीक है, सॉलिड। तो नेट इक्वेशन क्या होगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, Ag प्लस C2 से क्या बन जाएगा, Ag प्लस C1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम एलिमेंट ही रिड्यूस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सेल्फ पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों सिमिलर है, तो सेल्फ पोटेंशियल E0 स्टैंडर्ड सेल्फ पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। सो व्हाट विल बी द ई सेल विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.0591/n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो C1/C2, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ पोटेंशियल मिल जाएगा, यहाँ पे 0 हटा देते तो ये सेल्फ पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगर ये प्रोसेस आपको स्पॉन्टेनियस रखना है तो सेल्फ पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर सेल्फ पोटेंशियल को आपको पॉजिटिव रखना है तो यहाँ पे इस पूरी टर्म को पॉजिटिव करने के लिए ये वाली टर्म कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ये नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, मीन्स कंसंट्रेशन एट कैथोड शुड बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड फॉर पॉजिटिव सेल्फ पोटेंशियल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, यही हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए बात करते हैं। सपोज आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ से H2 आपने डाला, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड लिया और एक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, ये कैथोड, ठीक है। तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन सपोज हम सिमिलर रखते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, ठीक है। कंसंट्रेशन वेरिएशन तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, H2 से क्या बनेगा 2H+, राइट, यहाँ पे प्रेशर क्या है P1 है, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा H2P2, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, हमने सिमिलर रखा है, तो क्या बनेगा H2 से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H2P1 प्रेशर से क्या बनेगा H2P2 प्रेशर। तो यहाँ पे ई सेल क्या होगा, ई सेल इक्वल टू E0 सेल, तो क्या होगा यहाँ पे 0, वैसे भी इसका तो 0 होता है, माइनस 0.0591/2, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट P2/P1,
ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। सेल पोटेंशियल तो वैसे भी जीरो ही होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल में, ई नॉट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, यानी प्रेशर एट एनोड शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर एट कैथोड, राइट। तो ये क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन सेल का। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, मेनली एक तरह का ब्रेकडाउन है, जिसमें हम यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। यानी जनरली यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड है उसमें से जो उनकी केटायन और एनायन है उनको सेपरेट करने का प्रोसेस है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे कि एक कोई ना कोई ऑक्सीडाइज होता है, कोई ना कोई रिड्यूस होता है। एनोड पे कोई ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पे कोई रिड्यूस होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा ये डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर, कंसंट्रेशन के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल अगर हम देखें कि अगर एक्वस सॉल्यूशन आपको गिवन है और यहाँ पे कोई सॉल्ट आपको गिवन है, तो जो मोर ऑक्सीडाइजिंग, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होते हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एनोड पर ऑक्सीडाइज होंगे, और अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो उनकी जगह वाटर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। कैथोड पे कौन रिड्यूस होता है, जो यहाँ पे लेस रिएक्टिव, यहाँ पे नॉन मेटल की बात करें, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम आएंगे तो यहाँ पे रिडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर यहाँ पे Cl माइनस है, सॉरी यहाँ पे इसको करेक्ट करना है। तो चलिए एग्जाम्पल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं मोल्टन कॉपर सल्फेट। तो इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो मोल्टन कॉपर सल्फेट को जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे ये Cu2+ एंड SO4 2- में जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे जिस भी सॉल्यूशन का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है उसको हम एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे सब से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जो एनोड से कनेक्ट होगा उसको एनोड बोलेंगे, और एक्सटर्नल पोटेंशियल के कैथोड से जो कनेक्ट होगा उसको कैथोड बोलेंगे। यहाँ पर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, यही आपको समझना है। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर पहले हम बात करें एनोड। अब एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो कौन सा आयन इसके पास आएगा, SO4 2-, और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन इस पे नेगेटिव चार्ज है तो कौन आएगा, इस पे Cu2+। तो यहाँ पे SO4 2- ऑक्सीडाइज होकर H2OH 2- यहाँ पर बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन +6 है, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होता। यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्साइड पर ऑक्साइड में चेंज होता है, -2 से -1 में जाता है, राइट। तो ये क्या हुआ, इसका यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पर होगा H2OH बनेगा और कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर हम एक्वस कॉपर सल्फेट में ले लें तो एक्वस कॉपर सल्फेट, तो डिसोशिएट तो ये Cu2+ प्लस SO4 2- में ही होगा। एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, SO4 2- भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना सकता है, H2OH 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अब देखिए एक्वस है तो वाटर का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो अगर वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, O2+ 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। यही हुआ ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन होगा, रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Cu, और वाटर रिड्यूस होकर बनाएगा H2O से H2+ 2OH-। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि वाटर के ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की रिएक्शन क्या है। यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो E ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसका -0.25 वोल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.23 वोल्ट। अगर हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 एंड वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.82 वोल्ट होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड पर रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा। तो इन दोनों में से एनोड पर ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन होगा। तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस,
O2 मिलेगा, राइट। O2 यहाँ पे लिबरेट होगी और यहाँ पे एनोड के पास का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, H+ बनने की वजह से एसिडिक हो जाएगा। और कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर रिड्यूस होगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्वस कॉपर सल्फेट का कैलकुलेशन है कि इस तरीके से यहाँ पे एनोड पर और कैथोड पे इस तरीके से प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन SO4 माइनस, NO3 माइनस, या फॉस्फेट आयन PO4 माइनस, राइट, या कार्बोनेट आयन CO3 माइनस, ये आयंस प्रेजेंट हो तो ये नेगेटिव आयन है कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मीन्स ये एनोड पे ही जाएंगे, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर ये आयन प्रेजेंट है देन H2O गेट ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस O2, राइट। वाटर ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने के लिए, राइट। और एग्जांपल देख लें, मोल्टन NaCl, तो ये डिसोशिएट होगा किसमें, Na+ Cl माइनस में। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव टर्मिनल होता है एनोड, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, नेगेटिवली चार्ज ये कैथोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो पॉजिटिव है तो कौन आके अटैच होगा, इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, Cl माइनस से क्या बन जाएगा, Cl2। केवल एक ही कंपोनेंट है ऑक्सीडाइज होने के लिए और एक ही कंपोनेंट है रिड्यूस होने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, Na, राइट। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। एनोड पे आपको मिलेगा क्लोरीन और कैथोड पे मिलेगा आपको सोडियम, ठीक है। तो ये तो आपको NaCl का बात की। अब हम एक्वस NaCl की बात करें तो एक्वस NaCl में इसमें भी डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, Na++ Cl माइनस। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, या तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो सकती है, क्या बनाएगा Cl2, या यहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्या बनाएगा O2+, 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ई ऑक्सीडेशन कितना होगा यहाँ पर 1.3 कितना -1.36 वोल्ट, और यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन कितना होगा इसका -1.23 वोल्ट, ठीक है। कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा, Na+ भी रिड्यूस हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, Na बनाएगा, और वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे पहले तो देखें एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे अगर हम बाय पोटेंशियल देखें तो बाय पोटेंशियल कौन ऑक्सीडाइज होना चाहिए, यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज होना चाहिए। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ओवर पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पे ओवर पोटेंशियल यानी अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्लोरीन के ऑक्सीडेशन की रेट और वाटर के ऑक्सीडेशन की रेट की बात करें तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन की रेट वाटर के ऑक्सीडेशन की रेट से बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक्सेस में क्लोरीन यहाँ प्रोड्यूस होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होने के बाद भी। तो यहाँ प्रोड्यूस होता है क्लोरीन, और यहाँ पे कौन रिड्यूस होगा, सोडियम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है या नहीं होती है, तो कौन रिड्यूस हो जाएगा, वाटर रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन। तो एनोड पे प्रोड्यूस होगा क्लोरीन और कैथोड पे प्रोड्यूस हो जाएगा H2, राइट। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन मिल जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक हम ये जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस पे, मीन्स यहाँ पे ना तो एनोड ऑक्सीडाइज हो रहा है ना कैथोड ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी जिस भी एलिमेंट से एनोड कैथोड बने हैं उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट है उनका, राइट। एक और एग्जांपल देख लें, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें क्या होगा, ये डिसोशिएट होगा Na+ CH3COO माइनस। तो यहाँ पे एनोड पर एसीटेट आयन का ऑक्सीडेशन होता है, एसीटेट आयन डिसोशिएट होकर बनाता है इथेन गैस प्लस CO2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हुए एनोड का। और कैथोड पे क्या सोडियम रिड्यूस होगा, नहीं, सोडियम तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ पे कौन रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा। तो वाटर रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, H2+ 2OH माइनस। तो एनोड पे बनेगा इथेन गैस, CO2 गैस, और कैथोड पे बनेगा H2 गैस, ठीक है। एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इथेन, 2 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ H2, मीन्स टोटल 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 4 मोल ऑफ गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली है, राइट। तो ये तो सारा जो हमने कैलकुलेशन किया है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में किया है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस
इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन जो इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं। तो एग्जांपल हमने ले कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट। तो एनोड पे क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का भी ऑक्सीडेशन होगा। तो कॉपर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा और कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, सल्फेट आयन SO4 माइनस, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी तरफ कौन आएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव आयन यानी SO4 माइनस भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना सकता है, H2OH 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा वाटर का भी ऑक्सीडेशन यहाँ पॉसिबल है। तो वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 प्रोसेस यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। एनोड पर। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कौन कौन रिड्यूस हो सकता है, अब देखिए सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट से Cu2 प्लस आयन आपको मिल रहा है। तो Cu2 प्लस आयन सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट से आ रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना सकता है, और साथ ही यहाँ पे वाटर भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अब इन दोनों में से कौन रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इन तीनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इसका E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन -0.34, इसका E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन -2.05 वोल्ट, और इसका E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन -1.23 वोल्ट। इधर E नॉट ऑफ रिडक्शन 0.34 एंड इधर E नॉट ऑफ रिडक्शन -0.82 वोल्ट, ठीक है। कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे एनोड ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे कैथोड रिड्यूस होगा। तो एनोड ही कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है। तो जितने मोल कॉपर के ऑक्सीडाइज होंगे उतने मोल कॉपर के वापस से रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक यहाँ पर क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चलता रहेगा तब तक यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितने कॉपर आयन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उतने ही तो कॉपर आयन रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर आयन का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में हम कुछ लॉज यूज में लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करने में। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या बोलता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे कि W क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल, चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। कि जो इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट हो रहा है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे मास का डिपोजिशन ज़्यादा होगा। कैसे, किस तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, वो ऐसे देख लीजिए। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, कॉपर। तो अगर 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 मोल ऑफ कॉपर डिपोजिट होगा। अगर हम यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जगह 4 मोल इलेक्ट्रॉन दे दें तो 2 मोल कॉपर डिपोजिट हो जाएंगे। 6 मोल इलेक्ट्रॉन दे दें तो 3 मोल कॉपर डिपोजिट हो जाएंगे। 8 मोल इलेक्ट्रॉन दे दें तो 4 मोल ऑफ कॉपर यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा, राइट। तो जो मास डिपोजिट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल, चार्ज के प्रोपोर्शनल। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो आता है W इक्वल टू Z इंटू क्यू। जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या W इक्वल टू ZIT। ठीक है, तो W इक्वल टू ZIT के बराबर होता है। यहाँ पे Z क्या होता है, जो ये IT वो क्या है, Q। अगर Q 1 कूलाम हो जाए तो W किसके बराबर, Z के बराबर। यानी 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराने पर जितना मास डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। जो Z का वैल्यू होता है वो किसके बराबर, E/96500 के बराबर होता है। ये कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा कि अगर हम बात करें कि सपोज Ag प्लस से बन रहा है Ag, Cu2 प्लस से बन रहा है Cu, Al3 प्लस से बन रहा है Al, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो कराऊं तो कितना मास डिपोजिट होगा, मोलर मास के बराबर। अगर यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊं तो यहाँ पे कितना मास डिपोजिट होगा, मोलर मास के बराबर 63.5। और अगर यहाँ 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊं तो यहाँ कितना मास डिपोजिट होगा, मोलर मास के बराबर, ठीक है। अगर हम सपोज यहाँ पे मेटल है, N+ चार्ज है
और m बनाना है तो कितना n मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो किसके बराबर का मास डिपॉजिट होगा, मोलर मास के बराबर। अगर यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊं तो कितना मास डिपॉजिट होगा, मोलर मास अपॉन n। मोलर मास अपॉन n मीन्स इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने पर जो मास डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर का मास होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फेराडे चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फेराडे चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय 1 फेराडे चार्ज मोलर मास डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट या मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एन क्या होगा यहाँ पे, वैलेंसी फैक्टर। 1 फेराडे कितना होता है, 96500, तो यहाँ पे कितना होगा, बाय 96500 इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो 96500 कूलाम के थ्रू कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो 1 कूलाम चार्ज के थ्रू कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 ग्राम। ठीक है, तो ये ई क्या था, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे जेड क्या है, 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराने पर जितना मास डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो जेड का वैल्यू क्या है, 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराने पर जितना मास डिपॉजिट होगा वही क्या होगा, जेड इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो यहाँ से आपको डब्ल्यू क्या मिलेगा, जेड आई टी या फिर ए अपॉन 96500 इंटू आई टी। तो यहाँ से आपको ये मास मिल जाता है। तो यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या बोलता है कि जो मास डिपॉजिट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के प्रोपोर्शनल। W इक्वल टू जेड आई टी या W इक्वल टू ई अपॉन 96500 इंटू आई टी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इनका क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज सिमिलर हो गया। तो चार्ज सिमिलर हो गया यानी क्यू सिमिलर है। तो अगर क्यू सिमिलर है तो जो मास डिपॉजिट होगा किस रेशियो में होगा, या तो जेड के रेशियो में, या जो मास डिपॉजिट होगा किसके रेशियो में होगा, ई के रेशियो में। तो अगर यहाँ पे W1, W2 और W3 मास डिपॉजिट हो रहे हैं तो W1, W2 एंड W3 का जो रेशियो है वो किस रेशियो में होगा, E1, E2 एंड E3 के रेशियो में। यानी जो मास डिपॉजिट हो रहा होगा, अगर सिमिलर चार्ज फ्लो कराने पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो किसके रेशियो में होगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फेराडे है। ठीक है, चलिए इक्वेशन देखते हैं। गिवन आपको एन आयन इज रिड्यूस टू एलिमेंट व्हेन इट एब्जॉर्ब 6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द आयन इज। ठीक है, तो कितने इक्विवेलेंट आयन के यहाँ पे डिपॉजिट हुए वो आपको बताना है। तो हम बोलते हैं बाय 1 फेराडे यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने मास डिपॉजिट होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर, यानी 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड। 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन के थ्रू 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू कितना डिपॉजिट होगा, 1/6.02 × 10⁻23, और 6.02 × 10⁻20 के थ्रू कितना डिपॉजिट होगा, 6.02 × 10⁻20 अपॉन 6.02 × 10⁻23 मीन्स 10⁻³ मीन्स 0.001 इक्विवेलेंट यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन आपको करंट ऑफ 9.65 एम्पेयर फॉलोइंग फॉर 10 मिनट डिपॉजिट 3 ग्राम ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। W क्या होगा, जेड आई टी है E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। यहाँ पे ध्यान रखें टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा। तो E आपको पूछा है, W कितना है यहाँ पर 3 ग्राम ऑफ मेटल इंटू 96500 अपॉन आई का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9.65 इंटू टाइम कितना 10 × 60 मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो ये डेसिमल हटा दें, ये दोनों जीरो उड़ा दीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 100 टाइम्स, 3 से 6 2 टाइम, तो ये 100/2 मीन 50 ग्राम यहाँ पे इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है W ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन अ कॉपर वोल्टामीटर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज पास फॉर 2 आवर्स, इफ 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट इज पास फॉर 4 आवर्स इन द सेम वोल्टामीटर कॉपर डिपॉजिटेड। यस, देखिए जो मास डिपॉजिट होगा किस पे डिपेंड करेगा, Q पर मीन्स IT पर। तो Q1 कितना है, I कितना है 2 एम्पियर फॉर 2 आवर्स, आवर्स को हमने सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है,
Q2 कितना है 1 एम्पियर फॉर 4 आवर्स। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों में चार्ज सिमिलर है, तो अगर इनिशियल में W ग्राम डिपॉजिट हो रहा था तो सेकंड में भी कितना डिपॉजिट होगा, W ही डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट गिवन आपको द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम डिपॉजिटेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एक्वस H2SO4 एंड फ्यूज्ड मैग्नीशियम सल्फेट। तो कितना मास डिपॉजिट होगा अगर सेम चार्ज फ्लो कराएं तो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में। तो W ऑफ H2 अपॉन W ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, H2 जब डिपॉजिट होगा तो इससे 2H प्लस से किस में जाएगा, H2 में जाएगा, और मैग्नीशियम जब डिपॉजिट होगा तो Mg2+ से किस में जाएगा, Mg में जाएगा। तो इसका मास कितना है 2 ग्राम अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 2, इसका मास कितना है कितना 24 ग्राम, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 1 होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट 12 होगा। तो ये 1:12 का रेशियो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन है द वेट रेशियो ऑफ सिल्वर एंड एल्यूमिनियम एंड सिल्वर डिपॉजिटेड यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट। अगर यहाँ पे सेम करंट है तो जो मास डिपॉजिट होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम टू मास ऑफ सिल्वर, तो ये किस रेशियो में होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो L3+ से किस में जाएगा, L में, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर 3, और Ag+ से जब Ag में जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1। तो इनका क्या होगा 9/108, राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1:12 का रेशियो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आपको इधर से बनते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर गिवन है, आपको क्वेश्चन लिखिएगा कि आपको दे रखा है सपोज 108 ग्राम AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, 0.1 फेराडे चार्ज यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं, तो कितना मास यहाँ पे बाद में सॉल्यूशन का बचेगा। 0.1 फेराडे चार्ज फ्लो कराने पर ऐसे लिख लीजिए, कैलकुलेट रिमेनिंग मास ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर पासिंग 0.1 फेराडे चार्ज इन 108 ग्राम AgNO3 सॉल्यूशन। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। 108 ग्राम AgNO3 सॉल्यूशन गिवन है, 0.1 फेराडे चार्ज फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे Ag+ और NO3- है, तो Ag+ तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे Ag+ रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या बनाएगा सिल्वर। तो Ag+ अगर ये 1 फेराडे है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 फेराडे से कितना ग्राम डिपॉजिट होगा 108, तो ये कितना है 0.1 फेराडे, तो 0.1 से 10.8 ग्राम यहाँ पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो इतना मास यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोड पे चला गया। अब एनोड की बात करते हैं, नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, सोचो, बोलो फटाफट, वाटर ऑक्सीडाइज होगा। अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या बनेगा O2+ 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना फेराडे, 4 फेराडे। तो 4 फेराडे का मास अगर चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं तो कितना यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है 32 ग्राम। अगर 1 फेराडे आप फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इधर बाय 4 फेराडे कितना 32 ग्राम O2। सही कैलकुलेशन है क्या, यस बिल्कुल सही है। बाय 4 फेराडे 32 ग्राम O2, बाय 1 फेराडे कितना 8 ग्राम O2, बाय 0.1 फेराडे 0.8 ग्राम O2 यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा। तो टोटल मास कितना यहाँ पे रिड्यूस हुआ, टोटल मास डिक्रीज कितना 10.8, तो यहाँ डिपॉजिट हुआ प्लस 0.8 यहाँ पे लिबरेट हुआ, मीन्स 8 2 जा 16 1 11.6 ग्राम यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो रिमेनिंग मास कितना होगा, रिमेनिंग मास कितना होगा यहाँ पे 108 माइनस 11.6 मीन्स कितना हुआ 98 में से 1.6 गया 97, तो ये कितना हुआ 96.4। ठीक है, 96.4 97 98 10। ठीक है, तो 96.4 ग्राम यहाँ पे रिमेनिंग सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक
कंडक्टेंस। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो वही चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो हम जो हमारे काम की चीज़ें वो देखेंगे कि जो कंडक्टेंस क्या होता है। पहले हम बात करें कंडक्टेंस, विच इज सी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा हम बात करें कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे स्मॉल के से, जिसको कप्पा भी बोलते हैं। तो स्मॉल के इज द रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट इज इक्वल टू 1/r L/A। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ। तो जो कंडक्टिविटी होती है, अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन के हिसाब से बात करें तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी किसको हम बोल सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं वही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट तरह हम बात करेंगे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का, तो इसको हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम क्या होता है, K × 1000/m। अच्छा, यहाँ पे यूनिट की भी बिल्कुल ध्यान रखें, इसका रेजिस्टेंस होता है क्या होगा, ओम इनवर्स या मोह। ये क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर/सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स। ये होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एक और यूनिट है लैम्डा एम, K/1000 इंटू मोलरिटी, इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो क्वेश्चन में क्या यूनिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज में लेना होता है। नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोलते हैं, लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा EQ क्या होता है, K × 1000/n यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर K/1000 इंटू n यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यहाँ से हम दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। नॉमिनेटर क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, K × 1000 नॉमिनेटर क्या है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, लैम्डा मोलर वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो क्या इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन है कि जब आप डाइल्यूट करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों में ही यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो वहाँ पे कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के केस में रिड्यूस होती है। बट जब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या बोलती है यहाँ पे कि अगर आयंस का मूवमेंट इलेक्ट्रोड की तरफ इजी है तो उसको हम मोलर कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं। कुछ ऐसा समझिएगा। तो डाइल्यूट करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग के डिसोसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है डाइल्यूट करने पर, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो डिसोसिएशन इंक्रीज होने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग के केस में बात करें तो डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है, वहां पे आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है। आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट क्या होगा, इजी होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप डाइल्यूट करते हैं तो डिसोसिएशन भी बढ़ता है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़े, डिसोसिएशन भी बढ़ा, तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और वीक के रेस्पेक्ट में दोनों में इंक्रीज होती है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंपेरेटिवली ज्यादा इंक्रीज होती है। तो अगर ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी में जो इंक्रीमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। इंक्रीज दोनों में होगा, ये है स्ट्रॉन्ग के लिए और ये है वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग में सपोज मान लीजिए NaCl और एसिटिक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग में भी इंक्रीज होगा लैम्डा m, वीक में भी इंक्रीज होगा, बट ज्यादा किस में इंक्रीज होगा, वीक में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस भी बढ़े हैं डाइल्यूशन पर, ये कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ है। तो यहाँ पे डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस भी बढ़े तो और उनके बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये इनफाइनाइट पे जाके इसको टच करती है। तो जिस डाइल्यूशन पे
यहाँ पे कंसंट्रेशन जब जीरो होती है तो जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ हमें क्या बताता है कि जब हम यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसका जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, वो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला जाता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है और हर आयंस की अपनी खुद की इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस होती है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में अगर हम वहाँ पे कंडक्टेंस की बात करें, मोलर कंडक्टेंस की, तो हर आयंस का जो मोलर कंडक्टेंस होगा उसका एडिशन कर दीजिए तो आपको लेमडा एम ऑफ यहाँ पे आयंस मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा सॉरी। तो सपोज लेमडा एम की बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तो क्या होगा, लेमडा एम ऑफ केटायन प्लस लेमडा एम ऑफ एनायन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केटायन जितने भी हैं और जो नंबर ऑफ एनायन है उन सबके एडिशन से आपको क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन, इनका सम क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे हम कोलरॉस लॉ के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस के बेसिस पर हम यहाँ पे इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस और सी कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टेंस, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं, जो कि कोलरॉस लॉ का ही एक पार्ट है। तो जो अल्फा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होता है, लेस देन 1 ही होता है, 1 से काफी छोटा होता है। तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस होता है सी कंसंट्रेशन पे और मोलर कंडक्टेंस जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में होता है उनका रेशियो क्या होता है, अल्फा के बराबर, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनका रेशियो क्या होगा, लेमडा अल्फा के बराबर होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे सपोज कोई वीक एसिड है, एसिडिक एसिड, इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, H++ एसीटेट आयन। तो अगर मैं यहाँ पर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना चाहूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन सी में से सी अल्फा कम होगा, सी अल्फा एंड सी अल्फा प्रोड्यूस होगा, के किसके बराबर, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर। तो यहाँ से के हम निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ अल्फा, यानी लेमडा एम और लेमडा सी की टर्म में, सॉरी लेमडा एम एट सी कंसंट्रेशन, लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी टर्म में निकाल सकते हैं। तो सी इंटू लेमडा क्या, अल्फा क्या होगा, सी एम अपॉन स्क्वायर अपॉन सी एम इनफाइनाइट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, के का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो के क्या होगा, के विल बी इक्वल टू सी लेमडा एम एट सी कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्क्वायर इंटू 1 माइनस लेमडा एम एट सी कंसंट्रेशन अपॉन लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो के क्या हो जाएगा, सी लेमडा एम एट सी कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन लेमडा एम नॉट इंटू लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम एट सी कंसंट्रेशन। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन आपको के लिए हो गया, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी मिल गई तो केएसपी तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, लेमडा एम क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, मोलरिटी, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक तरीके से मोलरिटी ही होती है। इसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पे आप मोलरिटी को किससे रिप्लेस कर देंगे, सॉल्युबिलिटी से। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, के इंटू 1000 अपॉन लेमडा एम, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको एट 18 डिग्री सेल्सियस द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड एसीटेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 315 एंड 35 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स रेस्पेक्टिवली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको निकालना है एसीटेट आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन। तो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 35 प्लस 315, तो ये कितना मिल जाएगा, 350 ओम इनवर्स इक्विवेलेंट ओम इनवर्स मोल स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, राइट। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पर ये
क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट देखें, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgCl एंड NaCl आर 116.5, 121.6 एंड 110.3 रेस्पेक्टिवली, देन मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaNO3। सो आपको गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में लैम्डा ऑफ AgNO3, लैम्डा ऑफ AgCl, लैम्डा ऑफ NaCl। तो किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NO3 माइनस। ये किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ये किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। आपको इससे क्या निकालना है? लैम्डा नॉट ऑफ NaNO3। ये किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NO3 माइनस। तो यहाँ पर AgNO3 के लिए कितना वैल्यू गिवन है? ये गिवन है 116.5, AgCl के लिए कितना गिवन है? 121.6 और NaCl के लिए 110.3, राइट। तो अब Na प्लस कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा, तो इसको करेंगे प्लस। NO3 माइनस कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, तो इसको करेंगे प्लस। बाकी को दो को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको माइनस करेंगे, तो वही रिलेशन इनके बीच में 116.5 प्लस 110.3 माइनस 121.6। तो यहाँ से आपको लैम्डा नॉट ऑफ NaNO3 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 80 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 400, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा गया है। तो बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन यहाँ से आपको गिवन है। अल्फा क्या होगा? अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा एट C कंसंट्रेशन, लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको C कंसंट्रेशन में कितना गिवन है? ये 80, और इनफाइनाइट पे कितना है? 400। तो 80 अपॉन 400, 8/40 कितना होगा? 1/5, मीन्स ये कितना होगा? अल्फा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट K आपको गिवन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का 25 × 10⁻⁶, while the equivalent conductance of its 0.01 molar solution is 19.6 Simon centimeter square equivalent inverse the equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution। तो ये कैसे निकालेंगे? अगर आपको अल्फा पता है तो अल्फा क्या होता है? लैम्डा इक्विवेलेंट एट C कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये आपको पूछा गया है, ठीक है। ये आपको गिवन है क्या? यस, ये आपको गिवन है और ये पूछा गया है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा? लैम्डा इक्विवेलेंट एट C अपॉन अल्फा। तो पहले हम अल्फा निकालें। अल्फा क्या होगा? √Ka अपॉन C। होपफुली ये रिलेशन आपको पता होगा। Ka का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 25 × 10⁻⁶ अपॉन C कितना होगा? 10⁻²। तो ये कितना होगा? 5 × 10⁻²। आपको मिलेगा। अल्फा 10% से कम है, तो ये रिलेशन आप बिल्कुल यूज में ले सकते हैं। अल्फा को यहाँ पुट करें, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना होगा? लैम्डा इक्विवेलेंट एट C कंसंट्रेशन 19.6 अपॉन 5 × 10⁻², यानी 1960 अपॉन 5। तो ये मिलेगा आपको 392 ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे ये वैल्यू आपको लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी K of a saturated solution of AgCl is 3.4 × 10⁻⁶ ohm inverse centimeter inverse if lambda of Ag plus 62.3, lambda of Cl minus 67.7 द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। यानी अगर आपको सॉलिबिलिटी मिल जाएगी तो आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? K × 1000 अपॉन लैम्डा ऑफ AgCl। तो लैम्डा ऑफ AgCl क्या होगा? लैम्डा ऑफ Ag प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस। Ag प्लस का लैम्डा कितना है यहाँ पर? 62.3 प्लस Cl माइनस का कितना है? 67.7। तो ये कितना है? 100 आ रहा है क्या? सॉरी 62.3 प्लस 67.7। तो ये कितना मिल रहा है आपको? कैलकुलेट करें। 10 7 2 9 9 and 1 10, ठीक है। 6 2 12 and 30 130 आ रहा है, ठीक है। तो 130 ये आपको मिल गया। तो इसको यहाँ पुट करें तो S कितना हो जाएगा? K का वैल्यू कितना है? 3.4 × 10⁻⁶ × 10⁻³ अपॉन 130। तो यहाँ से आपको S मिल जाएगा। KSP क्या होगा AgCl का? S²। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? KSP को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट बात करेंगे प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल की। इसमें दो हम बात करेंगे ड्राई सेल और
लेड स्टोरेज बैटरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो ड्राई सेल होता है वो एक बार यूज़ होने के बाद वो हमारे काम का नहीं रहता, उसको हमें फेंकना पड़ता है। बट ये जो सेकेंडरी सेल होता है उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे गाड़ियों की बैटरीज होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो रिचार्जेबल होती है, ये नॉन रिचार्जेबल होता है। तो ड्राई सेल की हम बात करें तो ड्राई सेल में क्या होता है, यहाँ पे जो बाहर का जो कवर होता है वो जिंक का होता है, अंदर एक कार्बन का ग्रेफाइट का रोड होता है, उसके चारों तरफ MnO2 अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। यहाँ पे जो जिंक होता है वो एनोड की तरह काम करता है और जो ग्रेफाइट होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है, Zn2+ बनता है। कैथोड पर मैग्नीज का रिडक्शन होता है, +4 से +2 में चला जाता है। तो ये इक्वेशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो अमोनिया बनती है वो Zn2+ के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। तो ये इतना सा चीज़ आपको यहाँ पे ड्राई सेल में पता होना चाहिए, एनोड कौन है, कैथोड कौन है और ये पेस्ट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी सेल की बात करें, लेड स्टोरेज बैटरी, तो इसमें एनोड लेड का होता है, कैथोड लेड ऑक्साइड का होता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 30% H2SO4 होता है। एनोड पे लेड का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर लेड +4 का ही रिडक्शन होता है। तो लेड सल्फेट आयन के साथ मिलकर लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनाता है। लेड ऑक्साइड PbO2 H+ SO4 के साथ मिलकर लेड सल्फेट और H2O बनाता है। अब अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो लेड PbO2 के साथ मिलकर 4H+ और SO4 मिलकर लेड सल्फेट और H2O बना रहा है। अगर आप पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। तो H2SO4 का कंजप्शन हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है H2SO4 का वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, डाइल्यूट होता जाता है और इसका डेंसिटी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये तो जो हमने प्रोसेस देखा है वो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है, राइट। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, लेड से लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट और लेड ऑक्साइड से लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाकर स्टिक होते जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, सेल का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ये जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी उसका पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता है और जब ये पूरा कवर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। तो हमें इसको डिस्चार्ज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करानी पड़ती है। तो ये क्या है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, ठीक है। चार्जिंग की रिएक्शन की बात करें तो चार्जिंग में क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अब ये एनोड है और ये कैथोड है। जब आप चार्जिंग करेंगे तो बाहर से पोटेंशियल फ्लो कराएंगे और यहाँ पे जब आप पोटेंशियल फ्लो कराएंगे तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो ये +2 है और ये 0 है, तो 0 से 2 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, +2 से 0 में आएगा तो रिडक्शन होगा, +4 से +2 में गए तो रिडक्शन हुआ, +2 से +4 में आएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो उस केस में एनोड पर क्या होगा, PbSO4 +2H2O से क्या बनेगा, PbO2 +4H+ SO4 +2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड की रिएक्शन हुई। कैथोड पे क्या होगा, चार्जिंग के टाइम यहाँ पे PbSO4 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Pb + SO4 तो ये चार्जिंग वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो ये 2 सेल तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं रिवाइज करने की, हम बहुत सारी चीज़ें शायद कवर भी नहीं कर पाए हैं। तो जितनी चीज़ें हमने कवर की है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उनको बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपको मैंने वापस से बोल रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उतनी तगड़ी आपकी इसमें मास्टरी होती जाएगी, उतना आप एग्जाम में या केमिस्ट्री में कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मेरी आपके साथ शुभकामना है कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए, ठीक है। आपके लिए मेरी यही शुभकामना है। आज तक के इतना काफी है। नमस्कार।